जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दराज हम अगर देखें तो दराज इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड लॉजिस्टिक कंपनी विच ऑपरेट इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दराज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, प्लस ये एक लॉजिस्टिक कंपनी भी है। लॉजिस्टिक कंपनी से मुराद ये कि आप देखते होंगे कि अब पहले जब दराज ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त दराज जो है वो एक, आप ये कह लें कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता था अपनी जो शिपमेंट्स हैं उनके लिए। इस तरह कोरियर सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ कि वो थर्ड पार्टी को हायर करते थे अपने पार्सल्स डिलीवर करने के लिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम दराज ने अपनी ही जो है वो दराज के नाम से जो है वो अपनी कोरियर सर्विस भी स्टार्ट कर दी। और अब जो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सिटीज़ में दराज के हब हैं और उनकी अपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट है और सारा कुछ, यानी कि उन्होंने खुद से अरेंज कर लिया हुआ है। और अब वो लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब वो टीसीएस या लेपर्ड या किसी और के साथ उनकी कोलैबोरेशन जरूर है इन सब के साथ, लेकिन वो उन पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका अपना लॉजिस्टिक सिस्टम भी है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका लेपर्ड और टीसीएस के साथ जो कोलैबोरेशन है वो किस तरह से है कि दराज हब्स जो हैं वो मेन सिटीज के अंदर हैं, बड़ी सिटीज के अंदर हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, इस तरह की सिटीज में। जो छोटी सिटीज हैं वहां पे दराज के हब्स नहीं है। अब जहाँ पे दराज हब नहीं है वहां पे जो बंदा कोई सेल करना चाह रहा है अगर, तो वो फिर दूसरे कोरियर सर्विसेज को यूज करेगा, लेपर्ड हो गया, टीसीएस हो गया। तो इनकी दराज की कोलैबोरेशन उनके साथ ऑलरेडी हुई भी है, तो आपको उसमें कोई नई सरदर्दी में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट अपना पार्सल उठाते हैं और जाके टीम को उनकी जो कोरियर सर्विस है उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि इट वाज फाउंडेड इन 2012 इन द व्यू ऑफ अपकमिंग ट्रेंडिंग ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स मार्केट। 12 में एक पाकिस्तानी जो है वो, नीचे नाम भी फाउंडर ऑफ दराज के मेंशन है, मुनीब मायर और फरीद शाह, ये दो लोग थे जिन्होंने 2012 में जो है वो दराज को है बनाया। और ये जो है एक ऑनलाइन जो है वो आप कह लें कि ऑनलाइन मार्केट उन्होंने बनाने की कोशिश की फैशन इंडस्ट्री को देखते हुए, और एक ई कॉमर्स वेबसाइट उन्होंने बनाई। उसके बाद दराज जो है वो 5 कंट्रीज में इस वक्त जो है वो ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में और नेपाल और श्रीलंका में भी। लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ हम लोग दराज पाकिस्तान की जो है वो बात करेंगे और उस पर सीखेंगे। ऑलमोस्ट मॉडल सेम है और जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ दराज पाकिस्तान को, दराज.pk को देखना है। अच्छा जी, उसके बाद जो करंट सीईओ ऑफ दराज हैं वो बिजाक निकलसन है, जो कि ये एक चाइनीज है। और ये अलीबाबा कंपनी ने ही अब दराज को एक्वायर कर लिया हुआ है। ये मैंने नीचे साथ मेंशन भी किया हुआ है कि मई 2018 में दराज ग्रुप जो है उसको चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी जो अलीबाबा है उन्होंने खरीद लिया था इन दोनों लोगों से, जो मैंने आपको भी मुनीब मायर और फरीद शाह का बताया, इनसे। तो ये बेसिकली शॉर्ट्स ऑफ दराज का इंट्रोडक्शन है। दराज पे इस वक्त जो है वो मोर देन 1.8 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं और मुख्तलिफ लोग, यानी कि मोर देन 30,000 सेलर्स जो है वो इस पे सेलिंग कर रहे हैं और अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस क्या होती है या वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंस, वर्चुअल का वर्ड है कि आप फिजिकली किसी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली आप काम कर रहे हैं। सपोज आपका जो क्लाइंट है या जो इन्वेस्टर है वो बैठा हुआ है कराची के अंदर और आप बैठे हुए हैं, आप सपोज कर लें लाहौर के अंदर, तो आप फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप वर्चुअली उसका सारा काम लैपटॉप पे अपने घर पे बैठे हुए कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए कर रहे हैं। तो इस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करने को कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स, और जो बंदा ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वीए क्या क्या होती हैं? देखिए, वीए ने हर वो काम करना होता है जो उसके लैपटॉप की हद तक हो। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर आउटसोर्स भी हो रही होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। दराज.pk के केस में तो इतनी की चीजें आउटसोर्स नहीं होती, लेकिन हम लोग, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में बताऊं, तो अमेजोन के केस में ये होता है कि जब हम लोगों ने आईडी बनानी होती है, अकाउंट क्रिएशन जिसको कहते हैं, तो उसमें हर वीए के बस की बात नहीं होती कि वो आईडी क्रिएट कर ले, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें मिस्टेक कर दी तो आपका जो अकाउंट है वो हो सकता है कि अमेजोन बैन कर दे। तो इसलिए कोई भी वीए रिस्क नहीं लेता और वो सिर्फ जो है वो प्रोफेशनल से मुराद के जो लोग आईडी क्रिएशन को ही सिर्फ कर रहे होते हैं उनसे करवाई जाती है वो। तो अब ये नहीं कि वीए जो है वो बाउंड हो गया कि हर काम ही वो करके दे,
लेकिन यह है कि जितनी स्किल्स आपको आती हैं आपने वो सारे काम जो आपके लैपटॉप की हद तक है वो आपने सारे करने हैं। उसके बाद है एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि वीए की जब आप लोग पोस्ट पे होंगे या आप काम कर रहे होंगे वीए के तौर पे, तो उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियलिटीज होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने पर्सनल रखनी होती हैं, किसी से शेयर नहीं करनी होती। उसकी एग्जांपल ये है कि जब आपने किसी क्लाइंट के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ काम करना है, तो उसका जो प्रोडक्ट नेम है या उसका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। वो आप ये कह लें कि प्राइवेट आप रखें, उसमें किसी को आप शेयर ना करें उसका नाम वगैरह, क्योंकि प्रोडक्ट आइडियाज चोरी हो जाते हैं और लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आपका एसेट है या आपके इन्वेस्टर का वो एसेट है, तो आपने उसको जो है कभी भी शेयर नहीं करना किसी के साथ। कोई दोस्त है, कोई फेलो है, उसके साथ आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। उसके बाद फिर क्लाइंट की जो है वो आपके पास बाकी भी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनको भी आपने मद्देनजर रखना है, उनको भी आपने कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके अलावा एथिकल कंसिडरेशंस में एक और चीज आती है कि समटाइम्स जब आप ये कोर्स सीख जाएंगे उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं कि प्रोडक्ट को सर्च करना। वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा और उसका पूरी डिटेल भी बताऊंगा। उसमें ये होता है कि कुछ वीएज ऐसा करते हैं कि वो एक प्रोडक्ट हंट की, एक प्रोडक्ट सर्च की, उसको एक इन्वेस्टर को भी बेचा, दूसरे को भी बेचा, तीसरे को भी बेचा, एंड सो ऑन। ये जो है ना वो एथिकली रॉन्ग है कि आप एक ही प्रोडक्ट जब 2 या 4 बंदों को दे रहे हैं तो वो आप खुद ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर क्लाइंट को नई प्रोडक्ट दें, या एक प्रोडक्ट आप मैक्सिमम 2 लोगों को सेल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपने एथिकली जो है वो चीजों को देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस पैसे की लालच में आप जो है वो एथिक्स को जो है वो पीछे कर दें, ऐसा नहीं करना आपको। उसके बाद है जी बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग वीए। सबसे पहला बेनिफिट आपको जो हमारा, आप ये कह लें कि हम हमारे जहन में भी यही होता है कि यार वीए बन जाएंगे तो हम पैसे कमा सकेंगे। तो आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं वीए बनने के बाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ और मैं आपको टिप्स भी दूंगा इंशाल्लाह सारी कि आप कैसे अच्छे वीए बन सकते हैं और कैसे जो है वो अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद वीए बनने का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप बिजनेस माइंडेड हों और आप वीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते करते 1 माह, 2 माह या 6 माह बाद खुद को इतना स्टेबल कर लें कि आपके पास खुद की इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको बिजनेस मॉडल तो सारा पता होता है, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, ट्रिक्स सब कुछ पता होता है, तो आप अपनी लॉन्च करके अपना बिजनेस भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा एज है, बड़ा बेनिफिट है वीए होने का। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं पानी पी लूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा हमारे। कोर्स ओवरव्यू। अच्छा जी, इस कोर्स में अहमद हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने देखना है अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है। कि दराज डॉट पीके पे ओबियसली सेल करने के लिए हमें सेलर अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अकाउंट क्रिएट कर लेना काफ़ी नहीं, उसको फिर एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेशन उसकी कैसे होती है, क्या जो है उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम लोग अकाउंट जब क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद सबसे जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि भाई हमने अकाउंट तो बना लिया, अब इस पे क्या बेचें? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट टू सेल। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है या प्रोडक्ट रिसर्च करनी है? प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च सेम चीज है, सेम वर्ड्स हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट सर्च करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स अच्छी है, जिसका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए आपने एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो निकालनी होती है। उसकी टेक्निक्स क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च की क्या टेक्निक्स हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, और क्या क्या चीजें आपने देखनी होती हैं, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। उसके बाद है लिस्टिंग क्रिएशन। अब ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं, या आप ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है,
उसमें लिस्टिंग का जो वर्ड है वो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज करें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं मोबाइल फोन कवर की, मोबाइल फोन कवर अगर आप दराज पे जाके सर्च करते हैं, आपके पास काफी सारे मोबाइल फोन कवर्स की पिक्चर्स और उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइसेस, सारी चीजें शो होना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो एक एक प्रोडक्ट वहां पे आपको शो हो रही है उसको आप लिस्टिंग कहते हैं। हर एक प्रोडक्ट को हम लोग लिस्टिंग कहते हैं। तो लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, उसके बाद आपने उसको बेचना कैसे है। डिसाइड तो कर लिया कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बेचनी है, खरीद भी लिया आपने, अब उसको दराज पे कैसे अपलोड करना है, ये चीजें भी आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। हाउ यू कैन क्रिएट योर लिस्टिंग। उसके बाद है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग क्रिएट कर लेना काफी नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, जब दराज पे आप सपोज कर लें वॉच लिख के आपने सर्च किया, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आते हैं। वहां पे सामने मेंशन भी होता है, आपने जो अगर वॉच का कीवर्ड सर्च किया तो नीचे नजर आ रहा होगा आपको, अगर किसी आप कीवर्ड सर्च करते हैं कि इतने थाउजेंड, सपोज कर लें 25,571 लिस्टिंग शो हो रही हैं या रिजल्ट शोन ऑन दिस कीवर्ड, तो आपको वो उतने रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं उस सेम कीवर्ड से। तो इसका मतलब ये कि इतने लोग ऑलरेडी ये चीज बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स बेच रहे हैं, तो आपने भी वो डिसाइड कर ली कि आपने ये बेचनी है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? कैसे लोग 25,000 प्लस लोगों की प्रोडक्ट को छोड़ के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें? तो उसके लिए आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो जरूरी है। जब तक आपकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, वो दराज की सर्चेज में अपीयर नहीं होगी, और जब तक वो सर्चेज में अपीयर नहीं होगी तब तक उसके चांसेस ऑफ सेलिंग नहीं। उसके बाद है लॉन्च एंड रैंक। जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उसको अपलोड करते हैं दराज पे। अपलोड करने के बाद एक दिन के लिए उसकी क्वालिटी चेक अप्रूवल के लिए वो दराज की टीम उसको रखती है, और आफ्टर 24 to 48 आवर्स वो प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हो जाती है, यानी कि लाइव हो जाती है daraz.pk पे। लिस्टिंग का वर्ड हमेशा प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर लिस्टिंग का वर्ड देखेंगे तो उसका मतलब होगा प्रोडक्ट। आप अमेजोन पे देख लें, ईबे पे देख लें, दराज पे देख लें, शॉपिफाई पे देख लें, जिस पे भी देखेंगे जो लिस्टिंग का वर्ड है वो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लिस्टिंग क्रिएशन का मतलब ये है कि आपने दराज पे अपनी प्रोडक्ट अपलोड करनी, आपने उसका टाइटल लिखना है, उसकी कैटेगरी ऐड करनी है, उसकी पिक्चर्स ऐड करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी प्राइस सेट करनी है, उसका कलर के बारे में बताना है, उसका वेट, उसकी डायमेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसकी बतानी है। तो इसको कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स क्रिएट कर रहे हो जो कि आप दराज पे अपलोड करते हो। उसके बाद है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी, उसको अपलोड भी कर दिया दराज पे, दराज पे वो लाइव भी हो गई। आप इसकी एक एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, मोबाइल फोन कवर की एग्जांपल कोई लेके चलें अगर, तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड की कि भाई मैंने मोबाइल फोन कवर बेचना है, आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट की, यानी कि दराज पे जाके आपने प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होता है, उसमें जाके क्लिक किया और आपने जनाब उसका नाम लिखा जी कि ये फलां मोबाइल का कवर है, और उसका मॉडल वगैरह उसकी डिटेल्स लिखी, फिर आपने कैटेगरी बताई उसकी, फिर आपने उसकी पिक्चर्स लगाई, फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, आपने उसके बुलेट पॉइंट्स ऐड किए, आपने उसकी प्राइस सेट की, उसका वेट, डायमेंशंस मेंशन किए, सारी चीजें मेंशन करके आप उसको अपलोड कर देते हैं, दराज पे वो लाइव हो जाती है। अब आप उसी दिन या नेक्स्ट डे जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाए तो दराज पे जाके सर्च करें मोबाइल फोन कवर, अपनी उसी जिस कंपनी का या जिस सॉरी मोबाइल का आपने कवर वो लगाया है, सपोज आपने लगाया आईफोन 12 का, तो आप सर्च करें जाके आईफोन 12 मोबाइल कवर या फोन कवर। अब आप पूरा पहला पेज देखेंगे आपको अपनी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, दूसरा पेज देखेंगे नजर नहीं आएगी, इसी तरह सो ऑन, आप 10 15 20 पेजेस देख लेंगे, आपको अपनी प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगी। जब आपकी प्रोडक्ट पहले 10 20 पेजेस पे नजर नहीं आ रही, तो कौन इतना कस्टमर वेला है कि वो 100 पेजेस को सर्च करके तो एंड पे जाके आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा?
तो इसलिए आपकी लिस्टिंग का वेल ऑप्टिमाइज्ड होना जरूरी है। अब वेल ऑप्टिमाइज्ड का मतलब ये कि आपने कीवर्ड्स सही तरीके से टारगेट किए हों, उसकी पिक्चर्स अच्छी लगाई हों, उसमें कोई चीज़ आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी सेलर की कॉपी ना की हो, इस तरह से करके आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया हो। उसके बाद है लॉन्च एंड रैंक। लॉन्च का मतलब ये है कि आपने जब अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर दी और उसको दराज पे अपलोड कर दिया, वो 24 से 48 घंटों के बाद लाइव होती है। जब हम लोग प्रोडक्ट दराज पे अपलोड करते हैं तो दराज की टीम उसको क्वालिटी चेक के लिए 24 से 48 घंटे के लिए मॉनिटर करती है, उसको देखते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो उसको लाइव कर देते हैं। तो जब हमारी प्रोडक्ट लाइव हो गई तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। उसके बाद है जी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रैंकिंग। जब तक आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं होगी तब तक आप सोचें भी मत कि आपसे कोई बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि आपकी प्रोडक्ट जब पहले 15-20 पेजेस पे शो ही नहीं हो रही तो कौन आपसे परचेज करेगा? तो उसके लिए आप उसकी प्रोडक्ट की रैंकिंग करते हैं। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जो है वो ट्रिक्स हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेकर आते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके चांसेस ऑफ सेलिंग जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग पहले पेज पे आने के बाद कोशिश करते हैं कि टॉप 10 में आ जाएं। जब हम लोग टॉप 10 में आ जाते हैं तो फिर हमारी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, मैं आपके साथ जो है एक टेम्पलेट जो है वो शीट शेयर करूंगा जिसमें आपको पता होगा कि यार ये इस तरह से इसकी डिटेल्स फिल करते हैं, ये चीजें जरूरी हैं, ये मैंने फाइंड करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली एक दफा करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको मैं असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने कम अज कम 10 प्रोडक्ट सर्च करनी है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने 10 प्रोडक्ट्स को सर्च करना है और अगर आपने सही क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए सर्च की तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड निगोशिएशन। अब ये एक इसमें स्टेप होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो हमने उसको सोर्स करना होता है, हमने उसको यानी कि फाइंड करना होता है कि कहाँ से हम खरीद सकते हैं, कौन सी मार्केट से हम खरीदें। तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जो है वो अपनी करीबी किसी भी होलसेल मार्केट में जाएं और उस प्रोडक्ट को देखें अगर वो आपको वहां से मिल जाए तो। अगर नहीं तो आप ऑनलाइन आके उसको सर्च करें फेसबुक वगैरह पे, आपको सप्लायर उसका कोई ना कोई मिल जाएगा। इन केस कि अगर आपको ना फेसबुक से मिला और ना अपनी किसी लोकल मार्केट से मिला तो फिर आप जो है वो अली बाबा की तरफ रुख करते हैं, चाइना की जो वेबसाइट है, और वहां से आप लोग फिर अपना स्टॉक परचेज करते हैं। और निगोशिएशन जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको अगर एग्जांपल दूं, अब हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च की जो इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 320 प्लस है। आप ये कह रहे हैं 320 कह रहे हैं आप। हमें जो सप्लायर था एक वो हमें प्रोवाइड कर रहा था वो 220 के अंदर। जब उसके अंदर हम लोग दराज की फी ऐड करें और बाकी सारे चार्जेस ऐड करें तो वो प्रोडक्ट की प्राइस बन जाती थी 390। तो पीछे हमारे पास जो बच रहे थे वो सिर्फ 30 रुपीज पर पीस बचते थे, जो कि प्रॉफिट मार्जिन अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो वो 10% बन रहा था। और प्रॉफिट मार्जिन हम लोग जो है वो मिनिमम 20 to 25% रखते हैं, उसके अलावा हम प्रोडक्ट पे काम नहीं करते। तो अब फिर हमने क्या किया, उस सप्लायर के साथ निगोशिएशन की कि भाई आप रेट बहुत ज्यादा दे रहे हो, आप इसकी प्राइस कम करो। तो उस सप्लायर ने फिर हमें उसी प्रोडक्ट की प्राइस जिसकी वो पहले 220 बता रहा था वो उसने हमें 180 में दी। तो फिर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा यानी कि समझ में आ रहा था कि अब ठीक है। तो इस तरह यानी कि सोर्सिंग के अंदर आपने निगोशिएशन भी करनी है सप्लायर्स के साथ, उनको डीलिंग करनी है कि भाई इतने पीसेस मुझे चाहिए, मुझे इतनी प्राइस में दो। तो वो भी आपको यानी कि टास्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो लास्ट असाइनमेंट होगी आपकी वो ये होगी कि आपने इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स को फाइंड करना है और उनको अप्रोच करना है और आपने यानी कि आप ये कर लें कि जॉब विन करनी है बिफोर कोर्स कंप्लीशन। मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा और इन केस अगर आप यानी कि ड्यूरिंग कोर्स किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है या आपसे कुछ पूछता है, आपको समझ नहीं आती है, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये बंदे ने सवाल किया, मैं इसका क्या जवाब दूं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन आपने कोर्स कंप्लीट होने से पहले पहले
एक ना एक क्लाइंट जो है उसको लाजमी फाइंड कर लेना है। इससे ये है कि आपको भी पता चल जाएगा कि मैं जो इस कोर्स से सीख रहा हूँ मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर आप ये असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जो है वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया अच्छे तरीके से, और आपको फिर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। आपका अब कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन क्यूए का आपने जिक्र किया था, क्वालिटी एश्योरेंस का। तो सर अगर जी जी। आप कह रहे हैं कि हम जब कोई अपनी प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो दराज उस पर क्यूए परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहा होता है, तो वो किस तरीके जी से जी। कर रहा होता है? उसमें आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की होती है ना प्रोडक्ट की, वो क्योंकि प्रोडक्ट तो फिजिकली चेक नहीं कर रहे होते, लेकिन जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को मैच कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोबाइल फ़ोन कवर, आपने उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें दी और उसको अपलोड किया, और उसका आप जो है बल्कि इसकी डायमेंशंस तो ऑलरेडी कम है। मैं किसी आपको और चीज़ की एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने, मैं एक सिर्फ एग्जांपल कोट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रा आपने वो सीरियस नहीं लेना। एक सपोज करें कि एक चेयर है, ठीक है, चेयर, उसकी डायमेंशंस आपको पता है वो ज्यादा होती हैं, वो छोटे से किसी फ्लायर वगैरह में तो आएगी नहीं। अगर आप चेयर की सपोज लिस्टिंग कर रहे हैं कि आप चेयर बेचना चाह रहे हैं, और उसकी डायमेंशंस आप लिख देते हैं जी 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो अब ऑब्वियसली दराज की टीम भी इतनी पागल तो नहीं कि उनको ये ना पता हो कि चेयर की डायमेंशंस जो है वो इतनी कम बताई जा रही। तो यानी कि अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट होती है। अदरवाइज आपने अगर सारी डिटेल्स करेक्ट दी हैं, जो उसकी डायमेंशंस हैं, जो वेट है, जो कलर है, जो आप सारी चीजें एज इट इज मेंशन कर रहे हैं, तो फिर आपका क्वालिटी चेक जो है वो अप्रूव 100%, यानी कि उसमें होना ही होना है। सिर्फ उस केस में प्रोडक्ट रिजेक्ट होती है कि अगर आपने प्रोडक्ट डिटेल्स सही ना लिखी हो, इनकरेक्ट डिटेल्स दी होंगी, तो फिर प्रोडक्ट के जो है वो क्यूसी रिजेक्शन की चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब सर वर्चुअली वो क्वालिटी को एश्योर कर रहे होते हैं, वो फिजिकली कोई प्रोडक्ट को जान नहीं रहे होते कि ये प्रोडक्ट है, ये कैसे काम करेगी, उनको ये नहीं पता होता, बस उनको पता है कि ये प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, फिजिकली वो चेक नहीं कर रहे होते। और सर जो हमारे साथ जो अक्सर आप सुनते हैं कि दराज में स्कैम वगैरह होते हैं, सर जी जी। उसकी दराज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता, ये सारा इसी वजह से हो रहा होता उसका, है। जी एग्जैक्टली, इसमें एक चीज ये भी है, उसमें यह ना कि दराज का जो एक इशू चल रहा है वो ये है कि दराज आपको आसानी से एफबीडी अलाउ नहीं करता, फुलफिलमेंट बाय दराज अलाउ नहीं करता। अगर अमेजोन की तरह दराज भी एफबीडी अलाउ कर दे और हर सेलर अपनी प्रोडक्ट्स को दराज के पास रखवा दे, तो फिर स्कैम होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि दराज को पता है भाई जिस चीज का ऑर्डर आया है उसने वही चीज पैक करके भेजनी है, ना तो फिर कोई एम्प्टी बॉक्स जाएगा और ना कोई इस तरह का इशू आएगा। लेकिन जब सेलर ने खुद भेजना है तो वो समटाइम लोग जो है वो धोखा करते हैं, वो एक्सपेंसिव चीज अगर मंगवाएं तो समटाइम उसमें कोई एम्प्टी बॉक्स या कुछ इस तरह से चीज निकल आती है। लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप किसी भी न्यू सेलर से जिसको आप जानते नहीं है, आप उससे चीज बाय कर रहे हैं, तो जब वो चीज आप तक पहुंचे तो आप उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएं जिसमें ऑर्डर नंबर, वो जो ऊपर शिपिंग लेबल लगा होता है ना, उसमें ऑर्डर नंबर और सारी डिटेल्स क्लियर हो, फिर आप पार्सल ओपन करें। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उसके अंदर कोई प्रोडक्ट यानी कि फेक हो या स्कैम हो, तो आपके पास वो वीडियो प्रूफ होगा, आप कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करें और उस प्रोडक्ट को रिटर्न डाल दें, आपको आपका रिफंड मिल जाएगा।